हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, या हिंदी में कहें तो रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो क्लास होगा वो 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक का क्लास होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जो हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। आइए देखते हैं हम लोग कि लीनियर दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं और इसमें हमें करना क्या है। हमें यहाँ दो बातें सीखनी है कि सबसे पहले है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका पूरा मीनिंग समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहना क्या चाहता है और इस पूरे समीकरण में हमें करना क्या है। ठीक है, ये दो बातों पे हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हिंदी से बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ शब्द से ही जाहिर है कि यहाँ होगा क्या। सबसे पहले आपने देखा दो चर, तो हमने पढ़ा है कि सर चर होता क्या है। चर या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, या a होगा, b होगा, यानी अल्फाबेटिक जो भी नंबर होंगे या अल्फाबेटिक जो भी लेटर होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे ना। या इस तरीके से परिभाषा की मदद से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि जिसका मान बदलता रहता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब अगर यहाँ दो चर की बात कर रहा है, दैट मीन्स आपका इस इक्वेशन में x भी होगा और y भी होगा, है ना। तो चरों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि हमें यहाँ कितने चर पढ़ने हैं, यहाँ हमें दो चर पढ़ने हैं, है ना। उसके बाद क्या है कि अगर दो चर होगा, ठीक है, यहाँ दो चर है तो क्या चर का घात कितना होगा। तब आपने यहाँ देखा कि रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, यानी किसी चर पर जो घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1। तो हमने से देखा कि अगर किसी इक्वेशन में चरों की संख्या 2 होगी और उस चर का जो घात है 1 होगा, तो वैसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। हाँ, इन टू वेरिएबल या दो चर वाले रैखिक समीकरण इसे हम लोग कहेंगे। क्लियर है। तो चलिए डेफिनेशन आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, या आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा है डेफिनेशन वो भी आप उतार सकते हैं। तो डेफिनेशन कुछ खास नहीं होता है, आपको यह समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे क्या। हमने देखा कि चरों की संख्या कितनी होनी है, दो चर, तो चरों की संख्या दो होनी है। जरूरी नहीं है कि x और y ही हो, आप चाहें तो y प्लस जेड भी देख सकेंगे किसी इक्वेशन में। आप देखेंगे तो a प्लस बी भी किसी इक्वेशन में हो सकता है ना। तो दो चर होना है, दो सामान्य चर नहीं होगा, दो डिफरेंट चर होगा। x होगा तो y होगा, y होगा तो z होगा, है ना। t होगा तो u होगा, u प्लस y होगा। तो दो चर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन चरों की जो संख्या चरों का जो घात होगा वो कितना होगा, चरों का घात 1 होगा। यानी किसी वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो और प्रत्येक चर का जो घात होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वैसे समीकरण को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से इंडिकेट करेंगे, या दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे उसे। क्लियर है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां तक तो हमने समझा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होना है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि चरों का जो व्यापक रूप होगा, हाँ, समीकरण का, या इस तरीके से हैशटैग बना के लिखें, दो चर वाले दो चर दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण का व्यापक रूप लिखिए या मानक रूप लिखिए। ठीक है, तो व्यापक रूप ही रहने देते हैं। व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इंग्लिश वाले जो है वो लिख ले कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हाँ, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, स्टैंडर्ड तो क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा a1,
एक्स प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका व्यापक रूप। लेकिन क्लास 9th में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण होता था। उस समीकरण में हम लोग x और y का मान पुट करते थे या उसमें x और y का मान रखते थे और उस समीकरण को हम लोग हल करते थे। लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है आपको? दो समीकरण पढ़ना है। दो चर तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको दो समीकरण भी पढ़ना है कि अगर ये एक समीकरण है तो इसमें दूसरा समीकरण भी होगा, यानी a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, जहां a, b और c जो है, जहां where a, b, c is a real number, a, b, c एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। Where a, b and c, a, b, c is a real number, क्लियर है? समझ रहे आप मेरी बात? तो हमने देखा कि इस जो चैप्टर में है सबसे पहले हम लोग दो चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दो चर में चरों का जो घात होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और इस पूरे चैप्टर में दो समीकरण पढ़ेंगे, एक समीकरण 1 और दूसरा समीकरण 2। हाँ, अब इसी समीकरण में से आपको हल करके x और y का मान निकालना है पूरे चैप्टर में। हाँ, पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.5 तक अगर आप चले जाएं तो आपको एक ही काम करना है, एक ही सोच रखना है इस चैप्टर में कि हमें x और y का मान निकालना है। चाहे आप x और y का मान निकालने के लिए अलग अलग विधियां पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन आपको करना है पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही काम, क्या कि x और y का मान किस तरीके से निकाला जाए। अगर x और y का मान आप निकालने में सफल हो गए, दैट मीन्स आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ना सीख लिया है। चलिए, तो सबसे पहले हमने सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा जो हो जाएगा आपका a2 स्क्वायर एक्स प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसी मेथड पे सारा आपका इक्वेशन बना होगा। चाहे आपका एक ही जगह पे कोई संख्या हो जाए, 1 2 3 4 5, दशमलव में कोई संख्या हो जाए 2.1 2.3 2.5, कुछ भी हो जाए, फिर यहाँ a2 की जगह पे भी आपका कोई संख्या हो सकता है। संख्या का मतलब वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है a b c के जगह पे। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए और आगे हम लोग अपने क्लास को बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि इसमें और हमें क्या पढ़ना चाहिए और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए अब हम लोग इक्वेशन से आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं, कुछ रिमार्क याद रखने के लिए हम लोग रिमार्क लिख लेते हैं। पहला कह रहा है रिमार्क में कि a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते, ठीक है ना। a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते, और इंग्लिश में अगर इसे लिखना चाहें तो बोथ a एंड b, स्मॉल b लिखना है, a एंड b आर नॉट 0, ठीक है ना। अब इससे देखिए, ये कहने का मतलब ये हुआ कि a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते। अगर a और b दोनों आपका शून्य हो गया तब ये रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आपने लिखा x की जगह पर 0 और b की जगह पे भी आपने क्या लिखा, 0y, और यहाँ लिखा आपने प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या ये रैखिक समीकरण बनेगा? क्या यहाँ पे आपको कोई चर दिखेगा? आप कहेंगे नहीं, यहाँ कोई चर नहीं है। ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और सिर्फ आपका क्या बचेगा, एक कांस्टेंट टर्म बचेगा।
क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, जो जिसे हम लोग रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि ए और बी दोनों शून्यक नहीं होंगे, नहीं हो सकते। इंग्लिश वाले बोथ ए एंड बी आर नॉट जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। चलिए, ये पहला रिमार्क हुआ। दूसरा रिमार्क लिख लीजिएगा, पहले हिंदी वाले लिख लें, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर कि अगर हम किसी इक्वेशन को, मान लीजिए हमने दो इक्वेशन लिया, दोनों इक्वेशन में से x और y का कोई ना कोई मान निकलेगा, एक x का मान निकलेगा, एक y का मान निकलेगा। जो x और y का मान निकलेगा वही तो हल होता है हमारा, यही जानते हैं ना हम लोग कि जब किसी समीकरण को आप लोग हल करेंगे, जैसे हमने द्विघात समीकरण बहुपद पढ़ा था, तो बहुपद में x का जो मान निकलता था, मान लीजिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में x का 2 मान निकला, तो वही तो उसका हल हुआ था, है ना। उसी तरीके से इस इक्वेशन में अगर हम x और y का मान निकालेंगे तो x और y हमारा क्या है? हल होगा। तो कह रहा है कि x और समीकरण का हल, समीकरण का हल, समीकरण का हल उस समीकरण का, ठीक है, समीकरण का हल उस समीकरण का युग्म कहलाता है, यानी जोड़ा कहलाता है। समीकरण का युग्म कहलाता है, युग्म कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए दो इक्वेशन ले लेते हैं, हाँ, या एक सिंपल सा रैखिक समीकरण का एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लिया कि हमने x + 3y = 5 एक समीकरण लिया हमने, ठीक है, और इसी समीकरण पर हमने x का मान 1 रखा, y का मान 1 रखा। अब हमें ये देखना है कि ये समीकरण का हल है या नहीं है। तो पहले इसको हल को कैसे निकालना है वो सीखते हैं। दाईं तरफ यानी LHS बराबर क्या है आपका 2, और x की जगह पे आपको क्या रखना है 1, ठीक है। 3 y की जगह पे क्या रखना है 1। तो दोनों को 3 एकम 3 और 2 एकम 2 आए, सॉरी 2 एकम 2 3 एकम 3, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है 5, और यही 5 हमारा क्या है RHS है। दैट मीन्स ये जो x और y का जो मान है इस समीकरण का हल है ना, ये 1 1, ये 1 1 जो है इस समीकरण का क्या है हल है। तो यही हल जो है इस समीकरण का युग्म कहलाएगा, है ना, इस समीकरण का युग्म कहलाएगा। आप जब किसी समीकरण का हल निकालेंगे तो वही हल उस समीकरण का क्या कहलाएगा, युग्म कहलाएगा। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि यही जो समीकरण का हल निकालते हैं आप, यही रेखा को निरूपित करता है ना। किसी भी रेखा पर इसी युग्म को हम लोग निरूपित करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग 2 पॉइंट और रिमार्क में लिखाते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। चलिए इसे फटाफट आप उतार लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि रिमार्क 3 और रिमार्क 4 क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ 3 नंबर में कह रहा है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ निरूपण एक सरल रेखा होती है, ठीक है ना। जब आप किसी रैखिक समीकरण को लेंगे, जैसे आपने 9 में पढ़ा था, तो 9th में एक रैखिक समीकरण होता था, और आप जब उसका ग्राफ बनाते थे एक सिंगल लाइन आती थी, है ना, जिस स्टाइल में आ जाए, हाँ, या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, या हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकली हो। लेकिन आप देखते थे कि किसी भी रैखिक समीकरण में आपने देखा कि एक, है ना, एक सरल रेखा चली आ रही है। आपने कभी भी पाराबोला रैखिक समीकरण को होते हुए नहीं देखा है। तो यही आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ निरूपण जो है, हाँ, एक रैखिक, एक सरल रेखा होती है। कैसी रेखा? एक यहाँ एक सरल रेखा होगा, ठीक है ना। इंग्लिश वाले परेशान नहीं हो, आपके स्क्रीन पे आपका ये पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ से उतार सकते हैं। सिर्फ मेरी भाषा को समझे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर इसे आपको लिखना है वर्ड टू वर्ड तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो वहां से उतार सकते हैं इसे। चलिए ठीक है, मान लिया कि हमने एक इक्वेशन तैयार किया कि ये है a
प्लस B1 सॉरी बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन है। हमने एक सिंपल सा इक्वेशन तैयार किया कि ए वाई प्लस बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक सिंपल सा एक रैखिक समीकरण है। तो जब आप इसे ग्राफ में निरूपित करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि सीधी रेखा ये निरूपित होता जाएगा। वैसे ही जब आप दो रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, तो दो रैखिक समीकरण का ग्राफ निरूपण दो सरल रेखा होगा। इसी तरीके से जैसे हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो जो इक्वेशन तैयार हो रहा है, इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 2 तैयार हो रहा है, तो एक सरल रेखा यहाँ से तैयार होगी, दूसरी सरल रेखा यहाँ से तैयार होगी। यानी दो रैखिक समीकरण है तो दो आपका सरल रेखा भी, स्ट्रेट लाइन भी तैयार हो जाएगा। अब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार ले फटाफट, ठीक है ना। चलिए हम ग्राफ आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से आपको निरूपित होता हुआ दिखेगा आपके ग्राफ पर। आपने ग्राफ पढ़ा है कि एक ग्राफ x और y बनाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि दो, ये x है, ये y, ये x, ये y डैश, ये x डैश, ये आपने पढ़ा ही है। आपने माना कि दो ग्राफ बनाया, दो रैखिक समीकरण बनाया, तो एक जो है कुछ इस तरीके से जाएगा, दूसरा कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। या ऐसा हो सकता है ये एक दूसरे को कट कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकता है, या एक दूसरे के पैरेलल जा सकता है। वो कैटेगरीज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर ग्राफ पैरेलल होगा तो क्या होना चाहिए कंडीशन, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, वो हम लोग आगे वाले स्टेप में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये समझिए कि अगर दो रैखिक समीकरण है तो दो स्ट्रेट लाइन होगा। दो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से भी जा सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। यानी किसी भी रैखिक समीकरण में दो, एक अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो दो सरल रेखा होना जरूरी है। क्लियर है। चलिए तब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। कह रहा है कि अगर दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2 है, ठीक है। आपने देखा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी दो समीकरण है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तो होना ही है। मान लीजिए कुछ कंडीशन इस तरीके से हो कि a1 बाय b1 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, b1 बाय b2 हो। हिंदी में कहें तो a1 बटे a2 नहीं बराबर हो b1 बाय b2 के, तब आपका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। तब इसमें रिजल्ट जो है, क्या हुआ जी, क्या है डिस्टर्ब, चलिए आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। कह रहा है कि एक इक्वेशन है a1 x b1 y, ये आपको पढ़ा ही है कि दो समीकरण होगा जिसमें a1 b1 c1 होगा, दूसरा होगा a2 b2 c2। जब a1 b1 c1 a2 b2 और c2 होगा तो कुछ कंडीशन इस तरीके से ही बन सकता है कि क्या a1 बाय a2 नहीं बराबर है b1 बाय b2 के। जब इस तरीके का कंडीशन बनेगा, ठीक है, जब ये कंडीशन कुछ इस तरीके का बनेगा, तब आपका वैल्यू क्या क्या आ सकता है ना। तो सबसे पहले जो आपका वैल्यू बनेगा वो ग्राफिकल वैल्यू बनेगा। ग्राफिकल वैल्यू, ग्राफिकल वैल्यू क्या होगा, जब कोई दो समीकरण हो, दोनों समीकरण में a1 बाय a2
नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ग्राफिकल कंडीशन कहता है, हाँ ग्राफिकल कंडीशन कहता है कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद बनता है आपका ज्योमेट्रिकल वैल्यू। ज्योमेट्रिकल वैल्यू में आपका क्या होगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। और तीसरी वैल्यू आपकी जो है हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसे हम लोग ए, बी और सी करके करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ग्राफिकल लिखा है, ग्राफिकल वैल्यू क्या होगी, अगर दो समीकरण है, दो समीकरण में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका ग्राफिकल वैल्यू क्या होगा, हिंदी वाले लिखेंगे प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेद लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा या रेखा, या इंग्लिश में इसे लिखें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, सॉरी दो नहीं लिखा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या इंग्लिश में कहें तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ पर ये इस तरीके से एक लाइन दूसरे लाइन से मिलेगा। मान लीजिए कि ये ग्राफ, ये इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 का है, और ये वाला और ये इक्वेशन जो है a2x प्लस b2y प्लस c1 का है, ठीक है। तो जब दो इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, एक इक्वेशन का एक लाइन, दूसरे इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, तो और इसमें कंडीशन क्या हो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब जो ग्राफी वैल्यू होगा, ग्राफी वैल्यू में लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। दूसरी वैल्यू अलजेब्रिक वैल्यू, अलजेब्रिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, दूसरा अलजेब्रिक वैल्यू क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक वैल्यू होती है केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। जब कोई दो समीकरण होगा, मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इस समीकरण में a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x और y का दो मान निकल सकता है, एक मान निकल सकता है, एक x का निकलेगा, एक y का निकलेगा, दूसरा कोई मान नहीं निकल सकता है। मान लीजिए x का मान 1 और y का मान 2 आया है, तो बस यही निकल सकता है और एक्स्ट्रा कोई मान नहीं निकलेगा। कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होंगे तब, ठीक है। ये हो गया दूसरा। पहला क्या, ग्राफिकल वैल्यू में प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा क्या, केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। और तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं कंसिस्टेंस, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में संगत कहते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है, या हिंदी में कहें तो संगत। संगत किसे कहेंगे, संगत वही होगा, दो इक्वेशन तभी संगत कहलाएगा जब उस इक्वेशन का कोई ना कोई हल होगा। एक इक्वेशन तभी संगत कहलाता है, या दो इक्वेशन किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में, वो दोनों समीकरण संगत तब कहलाएगा जब उन दोनों समीकरण में से एक ना एक हल निकल के आना है, तभी आपका क्या कहलाएगा, वो इंग्लिश में कहें तो कंसिस्टेंस कहलाएगा, या फिर हिंदी में संगत
कहलाएगा, संगत रेखाएं या संगत युग्म कहलाएगा। क्लियर है, समझ गए बात? यानी जिसमें कम से कम एक हल निकलना चाहिए, कम से कम एक हल भी निकल रहा तो चलेगा, मेनी सॉल्यूशन है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक हल होना चाहिए। जब किसी इक्वेशन, किसी दो इक्वेशन का कुछ ना कुछ हल निकलता हो, एक ना एक हल निकलता हो, तो वो इक्वेशन या वो रेखा समीकरण कैसा कहलाएगा? संगत कहलाएगा। क्लियर है, समझ गए आप मेरी बात? तो यहाँ पर एक कंडीशन बना, दो इक्वेशन था, दो इक्वेशन में हमने एक कंडीशन तैयार किया कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में सबसे पहले ग्राफिकल वैल्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दूसरा अलजेब्रिक वैल्यू जो होगा केवल एक हल होगा, केवल क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा। और अगर संगत की बात करें तो संगत होना चाहिए कैसा? कंसिस्टेंस, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक हल निकलना चाहिए। ठीक है ना? चलिए इस पे क्या करें, एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले आप इसे उतार लें, उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए पहले उतार लीजिए फटाफट। चलिए आइए, इक्वेशन हमने एग्जाम्पल में लिया कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 7x प्लस 5, 5y इक्वल टू 11, ये दो इक्वेशन है। अब आपको देखना है कि क्या ये इक्वेशन इस पॉइंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको वैल्यू पुट करने पर क्या a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। सबसे पहले क्या है कि a1 जो है वो क्या है 2, और b1 जो है वो क्या है 3, और c1 क्या है आपका 5। ये तो आपने देखा a1 b1 c1, इससे आप ये भी क्लियर हो गए कि a1 c1 क्या होगा। चलिए उसके बाद अगर आप a2 की बात करें तो दूसरे इक्वेशन में a2 स्टार्ट होता है, तो x के साथ जो गुना में होगा वो a1 a2 कहलाएगा, y के साथ जो गुना में होगा वो क्या कहलाएगा? y2 b2 कहलाएगा, यानी 5 हो गया। और समीकरण 2 में जो कांस्टेंट टर्म होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे c। चलिए अब हम लोग देखते हैं a1 बाय a2, a1 बाय a2। तो a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू 2 है, और a2 की वैल्यू क्या है? 7 है, तो हमने लिखा। फिर उसके बाद हम लोग b1 बाय b2 करके देखते हैं, तो b1 बाय b2 ये 3 बाय 5 आ जाएगा, तो हमने देखा कि 3 बाय 5 आ जाएगा। तो हमने एक चीज देखा कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है। डैट मीन्स ये सॉल्यूशन, यानी ये इक्वेशन जो है, ये रैखिक समीकरण जो है, इस रैखिक समीकरण का जो ग्राफ वैल्यू होगा वो कैसा होगा? प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को। अगर इससे, इस इक्वेशन से अगर एक रैखिक सरल रेखा निकलेगी, और इस इक्वेशन से अगर एक सरल रेखा निकलेगी, तो ग्राफ पे ये एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना? अगर इसकी ग्राफिकल यानी ज्योमेट्रिकल वैल्यू की बात करें, कि ज्योमेट्रिकल वैल्यू हो, अगर इसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें तो x और y का कितना मान निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक मान निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, है ना? और अगर हम बात करें कि ये पूरा इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन, ये संगत है या नहीं है, तो ये संगत है, क्योंकि ये a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये दोनों इक्वेशन जो है ये क्या है? संगत है। क्लियर है? आई होप मेरी बात आप यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद हम लोग और भी कुछ बातें हैं उसको हम लोग सीखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट कह रहा है कि अगर दो इक्वेशन है a1 b1 c1, यानी a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, a2x b2y और c2 इक्वल टू 0, अगर दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 को, b2 के, और ये आपस में इक्वल हो c1 बाय c2 के, यानी तीनों आपस में, तीनों का जो रेशियो है वो आपस में अगर इक्वल है, तब आपका ग्राफिकल वैल्यू, अलजेब्रिक वैल्यू और कंसिस्टेंस होगा या नहीं होगा, ये हम लोग
चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये दोनों बराबर है c1/c2 के, तब आपका ग्राफिकल जो वैल्यू होगा वो संपाती होगा। क्या होगा? संपाती रेखा। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्सिडेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉन्सिडेंट, हाँ ठीक है, कॉन्सिडेंट होगा। उसके बाद ये हम बताते हैं कि संपाती रेखाएं क्या होगी, वो भी चले बताते ही चल जाते हैं कि संपाती रेखाएं होती क्या है। जैसे हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ पे ये समीकरण है, ये भी समीकरण है, इससे एक सरल रेखा होगा, इससे एक सरल रेखा, यानी दो सरल रेखा तैयार होगा। और मान लिया कि ये अगर ग्राफ पर एक लाइन ड्रॉ हुआ और दूसरा ग्राफ जो दूसरा जो सरल रेखा है उसकी भी वैल्यू सेम आ गई, यानी एक रेखा दूसरे रेखा पे ओवरलैप हो जाए, एक रेखा दूसरे रेखा पे ओवरलैप हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं संपाती। ठीक है, इसी रेखा पर दूसरी रेखा जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो दूसरी रेखा का भी ग्राफ क्या हो जाएगा? इसी पर ओवरलैप हो जाएगा, तभी हम लोग कहेंगे कि वो कैसा है? संपाती है। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, ग्राफिकल वैल्यू क्या होगी? ग्राफिकल वैल्यू अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा इसका, मेनी सॉल्यूशन। अपरिमित रूप से अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? a1/a2 b1/b2 c1/c2 को क्या करेगा? फुलफिल करेगा, है ना? अपरिमित रूप से अनेक हल। जब किसी दो समीकरण में a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो ग्राफिकल वैल्यू संपाती रेखाएं होंगी, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा। और अगर अलजेब्रिक वैल्यू की बात करें तो अलजेब्रिक वैल्यू क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे इसके। और अगर हम बात करें क्या ये कंसिडेंट यानी संगत है कि नहीं है, तो हमने कहा था कंसिडेंट उसे कहेंगे, उस रेखा को, उस रैखिक समीकरण को कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ मान निकलता हो। तो आपने देखा कि इसमें मेनी सॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये भी क्या होगा? इसमें यस हो जाएगा, ये आपका संगत होगा, है ना? अगर कोई दो इक्वेशन इस तरीके का होगा कि जिसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में बराबर होगा, तब वैसे समीकरण को हम लोग संगत कह सकते हैं, या इंग्लिश वाले कहें तो कंसिडेंट कह सकते हैं वैसे इक्वेशन को। क्लियर है? समझ गए आप मेरी बात? कि अगर इस इक्वेशन को कोई दो समीकरण इस चीज को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तब उसका ग्राफिकल वैल्यू जो होगा वो संपाती होगा, कंसिडेंट लाइन होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप होगा। अलजेब्रिक वैल्यू की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी एक्स और वाई के बहुत सारे हल निकल सकते हैं, एक नहीं कई सारे हम लोग हल निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या होगा? इंग्लिश वाले बात करें तो मेनी सॉल्यूशन, है ना? या बुक में आप कुछ इस तरीके से देखते होंगे, इन्फिनिटली वैल्यू, है इन्फिनाइट वैल्यू, मेनी सॉल्यूशन, जो बहुत कई ज्यादा सॉल्यूशन जिसका हम लोग निकाल सकते हैं। अगर संगत की बात करें तो यस, ये संगत होगा। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग जल्द से जल्द उतार लें, या आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाता हूं जब तक। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि ये कैसा हो सकता है। चलिए, हमने एक इक्वेशन लिया कि 2x + 3y - 9 = 0। दूसरा इक्वेशन हमने लिया कि 4x + 6y - 18 = 0। ये हमने दो समीकरण लिया। तो चलिए, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2, ये b2, ये c2। ये आप समझ गए, हर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम देंगे उस चीज को आप लिखना, ठीक है ना? तो हमने देखा कि a1 क्या है, a1/a2 को पहले लिखते हैं। तो a1 आपका क्या है? 2 है, और
A2 क्या है 4 है, तो डैट मीन्स ये जो आएगा 1/2 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से V1/B2 अगर निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे B2। तो इसे भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग C1/C2 अगर निकालने की कोशिश करें तो C1/C2 निकालेंगे, तो ये आपका C1 ये C2 दोनों माइनस है तो कट के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9/18 और ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो आपने देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के, यानी तीनों आपस में जब बराबर है इसका मतलब ये समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, संपाती इसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती ग्राफ होगा। ठीक है ना। अगर हल की बात करें तो इसमें मेनी सोल्यूशन निकलेगा, मेनी सोल्यूशन निकल जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। अगर हम बात करें कि क्या ये दो समीकरण है, क्या ये दो समीकरण संगत है या नहीं है, जब आप कहेंगे यस सर ये इक्वेशन, ये दो जो इक्वेशन दिया गया, ये दो जो समीकरण दिया गया है ये संगत है क्योंकि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकल रहा है। तो क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो हम लोगों ने आज हम लोग दो टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया। पहला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, फिर हमने डिस्कस किया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के, यानी तीनों जब आपस में बराबर होगा तो हम लोगों ने ग्राफ वैल्यू, अलजेब्रिक वैल्यू और उसका संगत होना या कंसिस्टेंस, जल्दी जल्दी में गलत वर्ड निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें हम लोग सीखे हैं, है ना। बोलते बोलते मुंह सूख जाता है, बोलना कुछ और चाहते हैं निकल जाता है कुछ और। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है और एक पॉइंट और इसका बचा है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि इसको जो है पूरे ग्राफ को कितनी विधियों से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करा करिए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी हमें, आपके लाइक का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, देख के अच्छा लगता है कि हाँ इस चीज़ पर और से ज़्यादा काम किया जाए। मनोबल टूट जाता है कभी कभी जब किसी वीडियो पर व्यू नहीं जाता है, जब किसी वीडियो पर लाइक नहीं जाता है। तो फिलहाल तो अभी लाइक कम के ही बराबर जा रहा है, लेकिन आप लोग शेयर करें दोस्तों को और वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।